हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और अब पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम आपके होंगे तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और बाकी कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो उसके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप वीडियो देखते होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने इसमें एनसीईआरटी में हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे हम 9th चैप्टर करीब हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। और इस अध्याय के माध्यम से बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उनके राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा भी करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाली लोग जो रहते थे। और फिर वहां से दक्कन यानी दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे और आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था और अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था और भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया था। ठीक है, तो हम काफी चीजें इसमें देखे जानेंगे और इसमें किसानों को कब कैसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तब वे कहाँ और किसके पास जाते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं चकते थे जिसे वह न्यायपूर्ण समझते थे। और ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि लोग किस प्रकार लागू किए गए कानून लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार वे अपने परिणामों में कुछ भी फेर बदल कर लेते थे। और एक कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है और ये एक चित्र आपको देखने को ये देखिए मिलेगा। इस तरीके से ले जाई जा रही है, ठीक है, कपास को मंडी। और ये अप्रैल 1861, ठीक है, अप्रैल 1861 ये लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे कि इन इतिहास के बारे में क्या बताते हैं और इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थिति होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षण, पत्र पत्रिका सर्वेक्षण और यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण जो भी हैं और सबकी इसमें आप इस बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बंगाल और वहाँ के जमींदार ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, बंगाल और वहाँ के जमींदार। जैसा कि आप जानते हैं औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहले सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया था? बंगाल में, कलकत्ता में। और यही वह प्रांत था जहां पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। ठीक है, तो कौन सा स्थान था? बंगाल था ये। कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ? वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना के बारे में चलिए जानते हैं। सन 1797 में वर्धमान, आज क्या कहते हैं उसे? वर्धमान। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। में नीलामी की गई थी और यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महल, भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। ठीक है, जो भूमि संपत्ति थी वो बेची जा रही थी। और सन 1793 में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ठीक है, आपने ये जरूर चीज पढ़ी होगी। इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। ठीक है, राजस्व की जो राशि थी उसको निश्चित कर दिया था और प्रत्येक जमींदार को जो क्या करना होता था उसको देना होता था, अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, ठीक है, जो जमींदार होते थे और एक निश्चित जो राशि कर दी गई थी उसे जमा नहीं कर पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी क्या होती थी? संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। तो राजस्व जो लोग नहीं देते थे, नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो संपत्ति होती थी उसको क्या कर दिया जाता था? उसको नीलाम कर दिया जाता था। चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी। ठीक है, जो वर्धमान का राजा था उस पे
काफी रकम बकाया थी और इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए किया जाता था, ये चीज पॉइंट ध्यान रखें। ठीक है, नीलामी में बोली लगाई जाती है आज भी या कल पहले भी, तो यहाँ पे बोली लगाई जाती है, जो सबसे ऊंची बोली लगाता है और उसी को वो संपत्ति नीलाम कर दी जाती है, उसको दे दी जाती है। इसके लिए अनेक खरीदार खड़े होते हैं, तो इसमें भी अनेक खरीदार आए। संपदाएं, महल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई, लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेज दिखाई दिया था और उस जमाने में आया कि उसमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे, यानी बहुत सारे खरीदार जो थे राजा के अपने ही आदमी थे और उन्होंने राजा की ओर से ही जमीनों को खरीदा था, यानी राजा के कहने से ही, राजा के से मिलकर ही उन्होंने इन जमीनों को क्या किया था, खरीदा था। ठीक है, नीलामी में 95% से अधिक बिक्री क्या हुई, फर्जी मानी गई। ठीक है, फर्जी मानी गई। वैसे तो राजा की जमीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण क्या था, उन्हीं के हाथों में था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था, नीलामी में खरीदार कौन थे, यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें क्या बताती है। ठीक है, वर्धमान के राजा डायमंड हार्बर रोड, ठीक है, डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये महल बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये देखिए आप, अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले वर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी और ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो गई थी। यानी जो बंगाल का जब उन्होंने विजय किया था उसके बाद ही ये सब परिस्थितियां उपस्थित उनके सामने हो गई थी। 1770 के दशक तक, ठीक है, 1770 तक आते आते बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, अंग्रेजों की शुरुआत कहां से हुई थी, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था प्लासी का युद्ध, 1757 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था ये युद्ध प्लासी का, 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। और 1764 को कब जो हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, ये हुआ था 1757 में। ठीक है, और बक्सर का कब हुआ था, ये हुआ था 1764। ठीक है, और इस प्रकार से तभी से शुरुआत इनकी हो गई थी। और बार बार क्योंकि अकाल उस समय बहुत पड़ रहा था, खेती की पैदावार घटती जा रही थी, अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश, ठीक है, कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कृषि में, खेती में क्या किया जाए, निवेश किया जाए और उसके लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तभी ऐसा हो पाएगा कि खेती अच्छी तरीके से लोग करेंगे, मन लगा के करेंगे, क्योंकि उनको अगर फायदा नहीं होगा, खेती ठीक से नहीं कर पाएंगे उनको, तो फिर वो उसमें रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया कि निवेश इसमें किया जाए। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे तो राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से क्या किया कर दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार, ठीक है, यदि राज्य यानी सरकार की राजस्व मांग के अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की जो नियमित प्राप्ति की आशा नहीं कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। तो जो उद्यमी करता है, जो उद्यमी है, वो क्या करेंगे, जो पूंजी निवेश होगा उससे निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। तो जो लाभ होता था जिस राशि से, जैसे उन्होंने फसल को बेचा और वो जो लाभ होता था
तो ये क्या करते थे, उसे छीन लेते थे। तो वो इसमें फसल के जो ये सब नियम लागू कर दिए जाएंगे तो उसको छीना नहीं जाएगा। अधिकारियों को आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा। तो अधिकारी जो थे उन्होंने क्या सोचा था कि इस प्रक्रिया से क्या होगा, जो छोटे किसान होंगे और छोटे किसान और धनी जो भूस्वामी है यानी भूमि के मालिक हैं, जो जिनके पास अपार संपत्ति है, भूमि है, ठीक है, जमींदार वर्ग है, जो जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, उन्हें भी यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण से और प्रोत्साहन पाकर क्या होगा, यह वर्ग कंपनी के प्रति क्या हो जाएगा, वफादार। इनका मतलब ये था कि इससे जिससे वफादार बन जाए, ठीक है। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार के करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। यानी ठेकेदार की इन्हें क्या थी, जरूरत थी, जो कृषि में सुधार भी करवाएं और साथ साथ राजस्व को कोई नुकसान न हो, राज्य को राजस्व भी अदा करने का क्या करें, वो ठेका ले लें। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और ताल्लुकदार जो थे उनके साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब इन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया, उन्हें वर्गीकरण उनका किया गया। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था और इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, ठीक है। इसके मतलब अनुसार क्या था कि वो जो भूस्वामी जमींदार गांव में नहीं था बल्कि वो राज्य का राजस्व समाहर्ता, ठीक है, या संग्राहक था। यानी उसे ये अधिकार दे दिया जाता था जमींदार को कि तुम सारा भूमि के मालिक न होके बल्कि सारा कुछ राजस्व लो और उसे राज्य को क्या करो, निर्धारित रूप से उसे जमा कराओ। तो ये सब काम एक ठेकेदारी ठेके पे दिया जाता था और किसको दिया जाता था, ये ज्यादातर जमींदार लोग जो थे। जमींदार के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे, यानी बहुत सारे गांव होते थे। आप सोचिए 400 तक गांव होते थे एक जमींदार के नीचे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। 400 गांव बहुत होते हैं। कंपनी समझ संपदा यानी जो समझ संपत्ति होती पर कुल मांग निर्धारित करती थी, जो जिसकी पूरी संपत्ति पर। तदोपरांत यानी उसके उपरांत जमींदार निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांव से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी की जाएगी, ठीक है, करनी होगी। और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वो कंपनी को नियमित रूप से राजस्व जो है राशि अदा करेगा, या वह ऐसे नहीं करेगा। यदि वह ऐसे नहीं करेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। तो जाहिर है कि उसको ऐसा करना ही था और उसको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे, यानी उससे चूक क्यों जाते थे। जमींदारों को अगर राजस्व राशि का भुगतान करने की बात करी गई थी तो ऐसा क्यों करते। जो अभी हमने पढ़ा शुरुआत में कि एक जमींदार की जो है जमीन और उसकी क्या होती है, नीलामी हो रही थी, तो आखिर में उसने क्यों नहीं राजस्व अदा किया था। तो वही चीज है कि राजस्व राशि के भुगतान में ये लोग ऐसा क्यों करते थे, हम अब इस बारे में पढ़ेंगे। कंपनी के अधिकारियों का सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, उन्होंने ऐसा सोचा था, और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उन्होंने ऐसा सोचा था। किंतु इस्तमरारी बंदोबस्त, जो ये बंदोबस्त थी इस्तमरारी, इसके बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, यानी उन्होंने ठीक से राजस्व की मांग को अदा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजस्व की बकाया राशि जो थी उसमें बढ़ती गई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ठीक से जमा नहीं किया तो बकाया राशि धीरे धीरे एकत्रित होती गई। ताल्लुकदार, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, आगे चलकर ताल्लुक का क्षेत्रीय इकाई हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ताल्लुकदार का क्या अर्थ शाब्दिक है, शाब्दिक अर्थ तो यही होगा जिसके साथ ताल्लुक हो, जिसके साथ संबंध हो, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे।
वो कोताही करते थे। इसकी असफलता के कई कारण थे। पहला क्या था, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी जो उनकी मांगे थी वो क्या थी, वो बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था यदि मांग को आने वाले समय संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा, यानी इसको जो हानि उसकी थी जो उसको कम करने की वजह से उन्होंने क्या किया, राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों जैसे जैसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी। तो क्या दलील दी, उन्होंने कहा कि जब पहले क्या था, खेती की पैदावार कम होती थी, उन्होंने कहा कि जब जब जैसे जैसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारी का बोझ क्या है, जमींदारों का बोझ धीरे धीरे यानी सने सने कम होता जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी बात कि यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। ठीक है, जब कृषि की उपज की कीमतें क्या थी, उपज की कीमतें कितनी होती थी, कम होती थी, जिससे रैयत के लिए, ठीक है, जमींदार को उनकी देय राशियां जो उनको राशियां दी जाती है उसको क्या होता था, चुकाना मुश्किल होता था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे, यानी अगर वो 400 गांव उसके अंदर आते थे और वह उन गांवों के लोगों से अपनी कर इकट्ठा नहीं कर पा रहा है तो फिर वह कैसे अपना ये सब चीजें वो राजस्व को चुका पाता। तीसरी बात थी कि राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब, यानी अगर फसल अच्छी हो चाहे खराब हो, राजस्व ठीक टाइम पर भुगतान करना उनका जरूरी, यानी खेती कम हो चाहे अच्छी हो, फसल अच्छी हुई हो या खराब हुई हो, इससे कोई उनको मतलब नहीं था, बाकी बल्कि तय समय पर उनको भुगतान करना आवश्यक था। ठीक है, सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार एक विधि लाई गई थी, जबकि एग्जाम में कई बार पूछा गया सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून क्या था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो सूर्यास्त विधि के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक, यानी जो तारीख निश्चित की जाती थी भुगतान करने के लिए, राजस्व अदा करने के लिए, तो सूर्य के अस्त यानी सूर्य के डूबने के समय, शाम के समय, तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। ठीक है, चौथी बात, अगर भुगतान नहीं आया सूर्यास्त तक तय तिथि तक तो क्या किया जाता था, जमींदारी को जो है नीलामी की जाती थी। चौथी बात यह है कि इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। ठीक है, रैयत शब्द का प्रयोग देख लेते हैं। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, रैयत शब्द का प्रयोग किया जाता था किसानों के लिए। बंगाल में रैयत जमीन को खुदा काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। ठीक है, पट्टे पर से दे देते थे भूमि को। कंपनी जमींदारों का पूरा महत्व तो देती थी जमींदारों को, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने बस में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। यानी उनको महत्व दे देती थी लेकिन उनको साथ साथ क्या करती थी, उनको नियंत्रित भी करना चाहती थी। उनकी जो सत्ता थी उसको अपने बस में रखना चाहती थी, अपने अंडर में रखना चाहती थी, और जो उनकी स्वतंत्रता थी, स्वायत्तता थी, उसको भी वो क्या करना चाहती थी, उसको सीमित करना भी चाहती थी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, जो उनकी टुकड़ी है, क्योंकि अगर उनकी सैन्य व्यवस्था अच्छी है तो फिर वो उनसे बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं, उनसे उनकी बात नहीं माने, इस चीज का उन्हें डर होता था। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उनकी जो सैन्य टुकड़ियां थी उनको ही भंग कर दिया, जिससे कि इनके पास कोई सेना ही ना हो और ये बगावत ना कर सके। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उनकी जो कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्प के केंद्र के रूप में उभर कर आया। जो कलेक्टर का कार्यालय होता था वह एक विकल्प के रूप में, केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित व प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो जमींदारों के अधिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, सीमित कर दिया गया।
एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्रतिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। यानी राजा को भी इस बात के लिए इतना परेशानी उठानी पड़ी है। ठीक है, राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर क्या कहते थे, अमला कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसे, आमतौर पर अमला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते थे, गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण यानी राजस्व संग्रहण करने पारिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण, यानी फसल भी खराब होती थी और कीमत भी सही नहीं मिलती थी। कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था, क्योंकि अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे, और उनकी राशि भी जो है वो भी नीची है, कम राशि पे वो बेच रहे हैं, तो फिर कैसे वो जो है अपनी राजस्व को कैसे दे पाएंगे। तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था, कठिन हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। ठीक है, धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों को मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। और 1798 में अकेले बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद, ठीक है, मामले क्या थे, लंबित थे, 30,000 से अधिक। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा जोतदारों का उदय, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।